गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। I'm अर्चना आर्ची। इस चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज का लेसन प्लान, बीएड कॉलेजेस का लेसन प्लान, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और नोट्स मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोई लेसन प्लान चाहते हैं या किसी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो आज का हम लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे है पहला पेज। यहाँ पहले पेज पे है अभ्यास पाठ योजना। लेसन प्लान को ही हिंदी में हम अभ्यास पाठ योजना कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पेज है जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर विषय होगा। विषय देखिए हमने यहाँ लिखा है व्यावसायिक अध्ययन। कक्षा होगा, ये 11th की है क्योंकि ये 11th क्लास के लिए बनाया गया लेसन प्लान है, इसलिए यहाँ पे कक्षा 11th लिखा है हमने। प्रकरण है सहकारी समिति, उप प्रकरण है सहकारी समिति के प्रारूप। समय होगा 35 मिनट। ये आपका ये स्कूल डिसाइड करता है कि आप कितने मिनट पढ़ाएंगे, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं। दिनांक है जिस भी तारीख को आप अपने स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं वो दिनांक यहाँ पे मेंशन करना है आपको। छात्रा शिक्षिका का नाम, छात्र शिक्षक भी हो सकते हैं, छात्र शिक्षिका भी हो सकती हैं। तो जो भी ये लेसन प्लान बना रही हो वो अपना नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्रमांक आपका रोल नंबर होगा और सत्र जो भी आपका सेशन चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम किसी लेसन प्लान को बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास उस लेसन प्लान को बनाने के कुछ उद्देश्य होते हैं। मतलब जो उद्देश्य होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के लिए हम निर्धारित करते हों। तो कोई भी लेसन प्लान बनाने का हमारा 2 उद्देश्य होता है, एक तो सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए सामान्य उद्देश्य में हमने क्या क्या यहाँ पे लिखा है। इस लेसन प्लान को बनाने का सामान्य उद्देश्य क्या होगा? तो पहला है विद्यार्थियों को वाणिज्य विषय के प्रति जागरूक करना। दूसरा है विद्यार्थियों में वाणिज्यिक तथा रचनात्मक बुद्धि का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थी को दैनिक जीवन में सहकारी समिति के प्रारूप समझाना। चौथा है विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता का विकास करना। इसी तरह से हम आगे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। तो इस पाठ का विशिष्ट उद्देश्य है विद्यार्थियों को सहकारी समिति की विशेषताओं, सीमाओं का पूर्ण ज्ञान देंगे। शिक्षण विधियाँ होंगी। देखिए शिक्षण विधियाँ वह होती हैं जो भी हम लेसन प्लान में आप मेंशन करते हैं। मतलब जिस विधि से आप बच्चे को पढ़ाते हैं उस विधि को आपको लेसन प्लान में मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे शिक्षण विधियाँ जो कि इस लेसन को पढ़ाने के लिए हमने यूज़ की हैं वो है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, आगमन निगमन विधि। शिक्षण सामग्री होगी हमारी चार्ट, फ्लैश कार्ड, श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट। पूर्व ज्ञान वह होता है जो विद्यार्थी पाठ के बारे में पहले से जानते हों। तो पूर्व ज्ञान में हमने यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी सहकारी समिति के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। तो इस तरह से हम आगे आ जाएंगे अगले पेज पे। हाँ, तो ये है अगला पेज। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से यहाँ पे 6 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा सोपान का, दूसरा कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम होगा शिक्षण उद्देश्य, चौथा कॉलम होगा छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन और 5वां कॉलम होगा सहायक सामग्री एवं श्यामपट्ट कार्य और छठा कॉलम होगा छात्रा क्रियाशीलन। सोपान में हम सबसे पहले लिखेंगे वर्ग प्रवेश, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। शिक्षण बिंदु होगा छात्रा शिक्षिका का वर्ग में प्रवेश। शिक्षण उद्देश्य है अध्ययन के लिए शांतमय वातावरण तैयार करना। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, छात्रा शिक्षिका प्रश्न मुद्रा में कक्षा में प्रवेश करेंगी तथा विद्यार्थियों का अभिवादन स्वीकार करेंगी। सहायक सामग्री के पृष्ठ को हम खाली छोड़ देंगे। छात्रा क्रियाशीलन होगा हमारा विद्यार्थी छात्रा शिक्षिका का अभिवादन करेंगे एवं आदेश का पालन करेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम सोपान के कॉलम में लिखेंगे प्रस्तावना। हमारा शिक्षण बिंदु होगा प्रस्तावना के प्रश्न। हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच हेतु।
छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा। छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। पहला प्रश्न है, सहकारी समिति अपनी पूंजी कैसे प्राप्त करती है? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे, सदस्यों के अंशदान से। दूसरा प्रश्न है, सहकारिता का अर्थ समझाएं। विद्यार्थी उत्तर देंगे, सह मतलब सब और कारिता का अर्थ है मिलजुल कर। तीसरा सवाल है हमारा, व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को सेवाएं प्रदान करना होता है? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे, सहकारी समिति। तो इस तरह से हम अपने पाठ पर आ चुके हैं। तो पाठ पर आने के बाद हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। देखिए इस प्रकार, इस तरह से सोपान वाले कॉलम में हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। शिक्षण बिंदु होगा हमारा पाठ का शीर्षक। शिक्षण उद्देश्य होगा पाठ के शीर्षक के स्पष्टीकरण हेतु। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा। आज हम इसी से संबंधित पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सहकारी समिति। तो छात्रा शिक्षिका श्यामपट्ट पर सहकारी समिति लिखकर पाठ के शीर्षक का शाब्दिक अर्थ बताएंगी तथा इसे रेखांकित करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से छात्रा शिक्षिका श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में सहकारी समिति लिख के उसे रेखांकित करेगी। उसके बाद विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा हमारा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा पाठ शीर्षक को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इस तरह से ये हमारा दूसरा पेज समाप्त हुआ। अब हम तीसरे पेज पर आते हैं। तीसरे पेज में भी इसी तरह देख लीजिए 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, विद्यार्थी क्रियाशीलन। तो पहला सोपान है सहकारी समितियों के प्रारूप। शिक्षण बिंदु है सहकारी समितियों के प्रारूप। शिक्षण उद्देश्य है सहकारी समिति के प्रारूप का ज्ञान देने हेतु छात्रा शिक्षिका सहकारी समिति के प्रारूप के बारे में चर्चा कर बताएंगी। सहकारी समितियों के व्यावसायिक दृष्टिकोण से निम्न भेद होते हैं। और इस तरह से हम श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री में सभी भेदों को लिखेंगे। तो प्रारूप है, पहला है सहकारी विपणन समिति, दूसरा है सहकारी साख समिति, तीसरा है उपभोक्ता सहकारी समिति, चौथा है उत्पादकों की सहकारी समितियाँ, पांचवा है सहकारी कृषि समितियाँ, छठा है सहकारी आवास समितियाँ। विद्यार्थी क्रियाशीलन में होगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयत्न करेंगे। सोपान के कॉलम में हम अब प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो भी हमने प्रारूप यहाँ पे देखे हैं उसे हम एक एक करके बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से पाठ को समझ पाएँ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पहला यहाँ पे क्या था, सहकारी विपणन समिति। तो यहाँ पे देखिए सहकारी विपणन समिति, ये हमारा शिक्षण बिंदु है। शिक्षण सोपान के कॉलम में हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। शिक्षण बिंदु है हमारा सहकारी विपणन समिति। शिक्षण उद्देश्य है हमारा विद्यार्थियों को सहकारी विपणन समिति का ज्ञान देंगे। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा, छात्रा शिक्षिका बताएंगी सहकारी विपणन समिति। यहाँ पे छात्रा शिक्षिका सहकारी विपणन समिति के अर्थ को परिभाषित करेंगी। तो यह है, सहकारी विपणन समिति से आशय उन समितियों से है जो कि अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित माल को सामूहिक रूप से बेचने का कार्य करती है। इनकी स्थापना लघु एवं कुटीर उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों, लघु कृषकों तथा दस्तकारी में संलग्न कारीगरों द्वारा की जाती है। विक्रय से अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय से प्राप्त धनराशि में से अपने खर्च एवं कोष की राशि काटकर शेष धन को अपने सदस्यों को उनके माल के विक्रय के अनुपात में लौटा देती है। इस प्रकार के से सहकारी समिति का सहकारी विपणन समिति का यह कार्य है। यहाँ पर हम विद्यार्थी क्रियाशीलन लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयत्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सहकारी साख समितियाँ। सहकारी साख समितियों के क्या कार्य हैं वह देखिए। तो
सोपान में हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु है हमारा सहकारी साख समितियाँ। शिक्षण उद्देश्य होगा हमारा सहकारी समितियों के स्पष्टीकरण हेतु। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका बताएंगी ये समितियाँ अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। सभी सदस्य अपने आर्थिक साधन इसमें लगाती है तथा उनका आवश्यकता अनुसार सदस्यों को वितरण किया जाता है। यह एक प्रकार से सदस्यों का बैंक है। यहाँ पहले श्यामपट्ट कार्यक्रम सहायक सामग्री में आप देख सकते हैं, पहला है प्राथमिक ग्रामीण साख समिति। यह इसके प्रकार है सहकारी साख समिति के, और दूसरे प्रकार हैं शहरी प्राथमिक साख समिति। अब हम तीसरे प्रारूप के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। सोपान में हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। शिक्षण बिंदु होगा हमारा उपभोक्ता सहकारी समिति। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को उपभोक्ता सहकारी समिति के बारे में बताने हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका बताएंगी यह सहकारी संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। उपभोक्ता मध्यस्थों से शोषण से मुक्ति पाने के लिए इसकी स्थापना करते हैं। ये भंडार उत्पादक या थोक व्यापारी से सीधा माल क्रय कर अपने सदस्यों व अन्य व्यक्तियों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह से हम आगे आएंगे और सहकारी समिति के चौथे प्रारूप के बारे में जानेंगे। तो ये 6 कॉलम आपको दिख रहे होंगे। पहला कॉलम सोपान का है जिसमें हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। दूसरा कॉलम शिक्षण बिंदु का है। तीसरा कॉलम शिक्षण उद्देश्य का है। तो शिक्षण बिंदु होगा हमारा उत्पादकों की सहकारी समितियाँ, और शिक्षण उद्देश्य होगा हमारा विद्यार्थियों को उत्पादकों की सहकारी समिति का ज्ञान देने हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा। छात्रा शिक्षिका बताएंगी उपभोक्ता सहकारी भंडार एक वर्ष में कमाए गए लाभ भंडार समिति के संचय कोष को मजबूत करने के लिए, संतुलित दर से लाभांश घोषित करने के लिए, सदस्यों को उनके द्वारा की गई खरीदारी के अनुपात में बोनस देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अमूल सहकारी समिति इसका ज्वलंत उदाहरण है, जो नित्य 2 मिलियन किसानों से 14,47,000 लीटर दूध एकत्रित करती है और विभिन्न ब्रांडों तथा पैकेजिंग में 6 करोड़ के उत्पादों को समूचे भारत में विक्रय किया जाता है। तो हमारा विद्यार्थी क्रियाशीलन वाले कॉलम में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप यहाँ पर अमूल मतलब जो श्यामपट्ट कार्य है वहाँ पर आप अपने लेसन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ चार्ट या मॉडल का प्रयोग कर सकती हैं। तो इस तरह से हम सहकारी समिति के 5वें प्रारूप के बारे में जानेंगे। तो यह है सहकारी कृषि समितियाँ। तो सोपान वाले कॉलम में हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, और हमारा शिक्षण ये बिंदु है सहकारी कृषि समितियाँ। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को सहकारी कृषि समिति का ज्ञान देने हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका बोलकर परिचर्चा द्वारा समझाएंगी। सहकारी कृषि समिति में छोटे छोटे किसान एक साथ मिलते हैं और सामूहिक तौर पर अपनी भूमि को जोतने के लिए कृषि सहकारी समितियों का गठन कर अपने साधनों को एकत्रित करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अपने उत्पादन को बढ़ाने तथा कृषकों को आर्थिक दशा सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर कृषि वैज्ञानिक संगठन करना है। विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा हमारा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इस तरह से हम अगले पेज पे आ चुके हैं। इसमें भी देख रहे हैं आप 6 कॉलम है। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, सहायक सामग्री एवं श्यामपट्ट कार्य, छठा है विद्यार्थी क्रियाशीलन। इस तरह से हम सहकारी समिति के छठे प्रारूप के बारे में जानेंगे। सहकारी समिति का छठा प्रारूप है सहकारी आवास समितियाँ। शिक्षण बिंदु है हमारा सहकारी आवास समितियाँ। शिक्षण उद्देश्य है
विद्यार्थियों को सहकारी आवास समिति का ज्ञान देने हेतु छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका बताएंगी सहकारी आवास समिति की स्थापना सदस्यों को आसान शर्तों पर सरलता से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। इसके सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता चाहते हैं। ऐसी समितियों का लक्ष्य सदस्यों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति प्रदान करना है, जो ऋणों पर ऊंची दरों से ब्याज लेते हैं। यहाँ पे हमारा विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस तरह से हम एक एक करके हमने सहकारी समिति के सभी प्रारूपों को बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर दिया है, वो उन्हें ये पाठ समझा दिया है और इस तरह से अब हम बच्चों को पुनरावृत्ति कराएंगे। तो आपको लेसन प्लान में पुनरावृत्ति अवश्य ही बनानी होती है, तो उसे आप देखिए आप किस तरह से कराएंगे। आप पुनरावृत्ति या तो प्रश्न के माध्यम से भी करा सकते हैं या तो फिर आप मुख्य बिंदुओं को चार्ट पेपर में लिखकर आप उससे भी पुनरावृत्ति करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मुख्य बिंदुओं को लिखकर उसके माध्यम से पुनरावृत्ति की है। तो देखिए आप पहला जो सोपान का कॉलम है उसमें हम पुनरावृत्ति लिखेंगे। शिक्षण बिंदु होगा हमारा पुनरावृत्ति के मुख्य बिंदु और शिक्षण उद्देश्य होगा संपूर्ण पाठ का दोहराव करने हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा। छात्रा शिक्षिका मुख्य बिंदुओं को पेपर चार्ट के माध्यम से दर्शाएंगी। श्यामपट्ट कार्य सहायक सामग्री में हम पुनरावृत्ति का जो चार्ट हम बनाएंगे उसका एक नमूना हम यहाँ पे चिपकाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुनरावृत्ति और विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा। विद्यार्थी पुनरावृत्ति के मुख्य बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप पुनरावृत्ति पहला है सहकारी समिति के 6 भेद होते हैं। दूसरा है एक सहकारी समिति को स्वयं का पंजीकरण कराना आवश्यक है। तीसरा है एक सहकारी समिति अपनी पूंजी सदस्यों के अंश जारी करके एकत्रित करती है। चौथा है भारत में सहकारी समिति का भविष्य उज्जवल है। पांचवा है सरकार हमेशा सरकारी समिति के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। पुनरावृत्ति कराने के बाद बच्चों को कक्षा कार्य देंगे, तब समझ में आएगा कि बच्चे कितना समझे। तो इस तरह से हम अगले पेज पर हैं। अगले पेज पर भी 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, सहायक सामग्री एवं श्यामपट्ट कार्य, विद्यार्थी क्रियाशीलन। तो सोपान हो जाएगा हमारा कक्षा कार्य। शिक्षण बिंदु होगा हमारा कक्षा कार्य के प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका लपेट श्यामपट्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को कक्षा कार्य देंगी। सहायक सामग्री एवं श्यामपट्ट कार्य में हम एक नमूना चार्ट पेपर का नमूना चिपकाएंगे जिसमें हम कक्षा कार्य लिखेंगे। और विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा। विद्यार्थी कक्षा कार्य को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो यह कक्षा कार्य है। पहला सवाल है उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समिति के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। दूसरा सवाल है उपभोक्ता सहकारी समितियों के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तीसरा सवाल है सहकारी समिति के दायित्वों की प्रकृति क्या होती है। चौथा सवाल है क्या सहकारी समिति का भविष्य उज्जवल है। तो ये सब सवाल देने के बाद हम बच्चों को थोड़ी देर का समय देंगे वो अपना ये कक्षा कार्य बना पाए। उसके बाद हम बच्चों का सुधार कार्य कराएंगे जिसमें कि हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर बच्चों को देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉलम है सोपान के कॉलम में सुधार कार्य है, शिक्षण बिंदु है बच्चों के सही जवाब हेतु, और शिक्षण उद्देश्य है स्थायी ज्ञान हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका एक एक कर विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पास बुलाकर प्रश्नों को हल करवाएंगी। हाँ, ये जो यहाँ पे जो छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होता है तो छात्रा शिक्षिका किसी भी माध्यम से सुधार कार्य करवा सकती हैं। या तो वह बच्चों को श्यामपट्ट के पास बुलाकर वहाँ पे लिखवा कर सुधार कार्य करवा सकती हैं या फिर पॉकेट चार्ट के माध्यम से सुधार कार्य करवा सकती हैं
या फिर कोई भी एक्टिविटी करा के यहाँ पे वो सुधार कार्य करा सकती हैं। इस तरह से पहला सवाल था, उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समिति के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। तो इसका जवाब है एक व्यक्ति एक मत। दूसरा सवाल है, उपभोक्ता सहकारी समितियों के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसका जवाब है, आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे, सुधार कार्य के दूसरे नंबर पे देखिए, आपसी मदद एवं कल्याण। तीसरा सवाल है, सहकारी समिति के दायित्वों की प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ उसका उत्तर देखिए, सीमित दायित्व। और चौथा सवाल है, क्या सहकारी समिति का भविष्य उज्जवल है। तो यहाँ पे उसका आंसर है, सुधार कार्य के कॉलम में देखिए, हाँ, सहकारी समिति का भविष्य उज्जवल है। अब विद्यार्थी क्रियाशीलन है, विद्यार्थी सुधार कार्य करेंगे। अब हम आ जाएंगे गृह कार्य पर। किसी भी पाठ के अंत में गृह कार्य देना अति आवश्यक है। इससे पता चलता है कि बच्चे क्या सीखे, कितना सीखे, और वो जो यह पाठ पढ़े उससे जुड़ी हुई रचनात्मक चीज़ें वो कर पाए। तो जो गृह कार्य होता है वो इस तरह का होना चाहिए जिससे कि बच्चे में रचनात्मक प्रवृत्ति या खोज प्रवृत्ति का विकास हो, ताकि वह घर जाकर कुछ ढूंढे, कुछ खोजे और उसके माध्यम से वो अपने गृह कार्य को पूरा करे और अपने रचनात्मकता में वृद्धि करे। तो सोपान है हमारा गृह कार्य, शिक्षण बिंदु है गृह कार्य के प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों में कौशलात्मक विकास की वृद्धि हेतु, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, छात्रा शिक्षिका लपेट श्यामपट्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को गृह कार्य के प्रश्न देंगी। गृह कार्य है, यहाँ पे एक चार्ट पेपर चिपकाया गया है, इसमें गृह कार्य लिखा हुआ है। विद्यार्थी क्रियाशीलन है, विद्यार्थी गृह कार्य के प्रश्न अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो गृह कार्य के प्रश्न हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। गृह कार्य के प्रश्न है, किसी भी सहकारी समिति की लोचनात्मक अध्ययन करें और भारतीय संदर्भ में बताएं कि यह लाभकारी है अथवा अलाभकारी। तो इस तरह से हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यह सभी अभी कॉमर्स के लेसन प्लान मैं करा रही हूँ फ़िलहाल। कॉमर्स के लेसन प्लान कराने के बाद मैं इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान कराऊंगी, क्योंकि बहुत बार होता है ना, कॉमर्स के स्टूडेंट को ही लेसन प्लान नहीं मिलता, तो इसलिए ये चैनल शुरू किया गया है। तो इसी तरह के अगर आप कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लेसन प्लान चाहते हैं या फिर असाइनमेंट चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।